हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु। इस टॉपिक के मैं आपको 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो ये मेरा दावा है कि इस टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो मेरे आज वीडियो बनाने का पर्पज है कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, तो वो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। देखिए, जो हमारा ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ऑनलाइन एग्रीकल्चर। इसका जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर www.onlineagriculture.org वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और जो हमारी ऑफलाइन क्लासेज है उसका नाम है जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर, यानी जो हमारा हेड ऑफिस है या ऑफलाइन जो कोचिंग सेंटर है वो श्री गंगानगर राजस्थान में है। ठीक है, अभी जैसे आपको पता हो तो राजस्थान में कोचिंग ओपन करने की जो परमिशन मिली है वो 18 जनवरी से मिली है। तो हम कुछ बैच 18 जनवरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ नए बैच है वो 21 जनवरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 18 जनवरी को स्टार्ट होने वाला जो बैच है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि प्रवेशक। राजस्थान में इसकी वैकेंसी जो है वो जल्द ही आने वाली है। मैं इस बात का कोई कमिटमेंट नहीं करता कि ये वैकेंसी कितने दिन बाद आने वाली है, बट नियर फ्यूचर आने वाली है। ठीक है, तो इसके जो बैचेज है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और एडमिशन इसके प्रारंभ हो चुके हैं। बैचेज 18 जनवरी से स्टार्ट होंगे कृषि प्रवेशक के, और जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं इसके। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैं बात करूं यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी के अंदर टोटल 6 वैकेंसी आई है, 2 ए ग्रुप में और 4 बी ग्रुप के अंदर इनके। और एमएससी में एंट्रेंस के लिए प्री पीजी का एग्जाम और उसके अलावा के टेट का जो एग्जाम है और उसके अलावा जो डबल एओ के बैचेज हैं ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपके 21 जनवरी से। जैसा कि मैंने बताया, जो सुपरवाइजर का है, सुपरवाइजर का जो बैच है वो किस तारीख से, यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि प्रवेशक का जो बैच है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा यूपीएससी की जो 6 वैकेंसियां हैं, टीजीटी, पीजीटी, एमएससी में एंट्रेंस के लिए प्री पीजी का एग्जाम, उसके अलावा जैसे मैं बात करूं केटेट का एग्जाम और डबल एओ का जो एग्जाम है, इनके लिए जो हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 21 जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इनके जो प्रवेश है वो अभी प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किसी तरह की आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9511593126 और उसके अलावा 9772505495 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर बैचेज है, और भी जो बैचेज है वो कौन कौन से हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है? जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर, यानी श्री गंगानगर राजस्थान में है। जेट और आईसीआर जो बीएससी में एडमिशन के लिए एग्जाम है, जेट राजस्थान के लिए एग्जाम है और आईसीआर जो है वो पूरे भारत के जो कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके लिए एग्जाम आईसीआर कंडक्ट होता है। तो इनके जो बैचेज है वो हम 18 जनवरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सभी जो बैचेज है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम यानी दोनों के अलग अलग सेपरेट बैच भी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यानी हिंदी मीडियम का अलग बैच चलेगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए अलग बैच चलेगा, चाहे वो पीछे वाले अपने कोर्सेज है, चाहे यहां इस स्लाइड पर दिए हुए कोर्सेज है। उसके अलावा जैसे प्री पीजी मैंने आपको बता ही दिया, एमएससी एंट्रेंस के लिए जो हमारा बैच स्टार्ट होगा वो किस तारीख को स्टार्ट होने जा रहा है? 21 जनवरी को स्टार्ट होने जा रहा है। डबल एओ का है वो भी 21 जनवरी को स्टार्ट होने जा रहा है और कृषि प्रवेशक का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है वो 18 जनवरी को स्टार्ट होने जा रहा है। और एक चीज और, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि प्रवेशक का सेपरेट बैच नहीं मिलता है। हमारे यहां पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच भी रन किया जाएगा। बाकी सभी कोर्सेज में तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही क्या है बैचेज मिल जाते हैं, बट कृषि प्रवेशक के राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में करवाए जाते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके लिए हम कृषि प्रवेशक के बैच अलग से भी रन कर रहे हैं।
कृषि प्रवेशक के इंग्लिश मीडियम के बैच अलग, बिल्कुल सेपरेट। हिंदी मीडियम तो चलने ही चलने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा हम इंग्लिश मीडियम के भी सेपरेट बैच रखने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैंने अभी पीछे नंबर आपको शेयर किए थे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप व्हाट्सएप करके और ज्यादा आपकी कोई क्वेरी है, किसी तरह के सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ कोचिंग पर देखो गर्ल्स और बॉयज के लिए बिल्कुल सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्था भी है, और यहाँ क्लासेस जो बाहर से स्टूडेंट आता है तो उसके लिए यहाँ रहने वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है, उसको यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो ये बैचेज हम 18 जनवरी और 21 जनवरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक होता है वो अपना एडमिशन करवा सकता है, एडमिशन प्रारंभ है, प्रवेश प्रारंभ है, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे मौसम व जलवायु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम टोटल कितने क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, हम टोटल 60 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और अगर ये 60 क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिए तो इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और इन 60 क्वेश्चन करने के लिए हम 2 सेशन लेंगे, है ना। ये हमारा पहला सेशन है। देखो इसमें है WMO की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले तो WMO है क्या, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन ईयर, कौन से साल इसकी स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन है 1875, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1900 और डी ऑप्शन है 1929। तो बताइए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर वाला ऑप्शन है, वो राइट है। यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 के अंदर हुई थी। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जैसे 1875 लिखा हुआ है, 1875 को स्थापना हुई थी IMD की, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। इसकी स्थापना 1875 को कोलकाता में हुई। ध्यान से सुनना, कोलकाता में हुई। कोलकाता के बाद शिमला में स्थानांतरित हुआ, शिमला के बाद पुणे में स्थानांतरित हुआ, और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो मौसम भवन नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है, मौसम भवन नई दिल्ली के अंदर है। कई बार अपने पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो उसमें IMD जी पुणे महाराष्ट्र में था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो इसकी लोकेशन है वो कहां पर है, मौसम भवन नई दिल्ली के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन यहां WMO पूछा गया था, तो WMO की स्थापना कब हुई थी, 1950। और हमें पता है अधूरी सूचना देने की आदत है नहीं कभी, इसलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अपने वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 23 मार्च 1950 को हुई थी, 23 मार्च 1950 को हुई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है, यानी इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में होने वाले अल्पकालीन बदलावों को कहते हैं, शॉर्ट टर्म चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ये जो वायुमंडल है, जो गैसों का संगठन है ना, जो गैसेस का कंपोजिशन है वही वायुमंडल है। मंडल यानी समूह है ना। याद रखने का तरीका, मंडल बहुत सारे मंडलों की बात करते हो, कोई बीड़ी के मंडल की बात कर लेते हैं, कोई दूसरे मंडल की बात, व्यापार मंडल की बात कर लेते हैं, यानी व्यापारियों का समूह व्यापार मंडल, ठीक है। तो वैसे ही जो वायु का समूह होता है वो वायुमंडल, और इसमें होने वाले जो अल्पकालीन बदलाव होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास वातावरण, यानी एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अभी वातावरण तो मैंने बताया, एटमॉस्फेयर तो बताया, जो गैसों का संगठन है उसको हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। या मौसम बोलते हैं यानी वेदर। सी ऑप्शन है जलवायु यानी क्लाइमेट, और डी ऑप्शन है मॉनसून। क्या बोलेंगे, देखो छोटे छोटे बदलाव, जैसे सुबह उठे बिल्कुल मौसम साफ था, फिर बादल बन गए,
फिर बादल हल्की बारिश करने लगे, फिर तेजी से बारिश आने लगी, बादल साफ हो गए, फिर वापस बादल छा गए। मानसून में ऐसे दिन में कई तरह के बदलाव देखते हो। ये छोटे छोटे बदलाव जो वायुमंडल में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मौसम। यानी मौसम क्या है? वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और मौसम परिवर्तनशील होता है। जो मौसम होता है, वेदर होता है, वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वैसे तो ये जो मौसम परिवर्तनशील होता है, ये बात तो आप गानों से ही सीख जाते हैं। अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर ने बोल दिया था शायद, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे क्या, है ना? तो मौसम का मतलब क्या है? परिवर्तनशील है। और किसमें परिवर्तन है? ये वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? मौसम। और अगर मौसम के लंबे समय के औसत निकाल लिया जाए, मौसम का, वेदर का एवरेज निकाल लिया जाए, तब अपने उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। तब क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। सामान्यतः 30 से 35 साल, 30 से 35 साल के जो मौसम का औसत होता है, यानी जो वेदर का एवरेज होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? क्लाइमेट यानी जलवायु बोलते हैं। लेकिन यहां वायुमंडल में होने वाले अल्पकालीन बदलाव पूछे थे, तो उन्हें क्या बोला जाता है? मौसम। एटमॉस्फेयर मैंने बता ही दिया। मानसून क्या होता है? जो समुद्र की तरफ से चलने वाली जो नम हवाएं होती है, उनको मानसून बोलते हैं। मानसून अरबी भाषा का शब्द होता है। अरबी भाषा में एक शब्द था मोसिन, उससे लिया गया शब्द है। ठीक है, तो मैंने चारों ही ऑप्शन आपको बता दिए हैं। देखो, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? वेदर तो मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? वेदर यानी मौसम, यानी वातावरण में, वायुमंडल में होने वाले छोटे छोटे बदलाव। क्लाइमेट, वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड, यानी जो मौसम है उसके लंबे समय का जो औसत है वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट अपने बात करें फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी यानी भारतीय कृषि मौसम विभाग, कृषि मौसम विज्ञान या सस्य मौसम विज्ञान, या तो सस्य मौसम विज्ञान बोल दिया जाता है या सस्य मौसम विज्ञान। भारतीय कृषि मौसम विज्ञान या भारतीय सस्य मौसम विज्ञान। भारतीय कृषि मौसम विज्ञान या भारतीय सस्य मौसम विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये है। ए ऑप्शन है कोपेन, बी ऑप्शन है एल.ए. रामदास, सी ऑप्शन है देवराज सीखा और डी ऑप्शन है डी.एन. वॉलिया। तो भारतीय सस्य मौसम विज्ञान यानी भारतीय कृषि मौसम विज्ञान या इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक है वो एल.ए. रामदास को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मॉनसून मैन के नाम से जाना जाता है। भारत में मॉनसून मैन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है एल.ए. रामदास, बी ऑप्शन है देवराज सीखा, सी ऑप्शन है डी.एन. वालिया और डी ऑप्शन है लुके होवार्ड। तो भारत में मॉनसून मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये देवराज सीखा को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट है, इनको मॉनसून मैन के नाम से जाना जाता है। और थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें, जितने भी मौसम विज्ञान से संबंधित 2-4 वैज्ञानिक है जो पूछे जा सकते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो देखो यहां पर देखिए, फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी यानी पूरे विश्व स्तर में, यानी कृषि जलवायु विज्ञान के जनक है वो कोपेन को बोलते हैं, याद रखना। फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी पीछे मैंने बता दिया एल.ए. रामदास को बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक देवराज सीखा को बोलते हैं, जिन्हें हम मानसून मैन के नाम से भी जानते हैं, मॉनसून मैन के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें इंडियन मेट्रोलॉजी के जनक भी कहा जाता है, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी पूरे विश्व में, वो तो पहले इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी की बात थी, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कृषि मौसम विज्ञान के जनक वैश्विक स्तर पर डी.एन. वालिया को कहते हैं, डी.एन. वालिया। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी पूरे विश्व में मौसम विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लुके होवार्ड को कहा जाता है। इन 5 वैज्ञानिक का नाम आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है, सौभ मंडल की ऊंचाई होती है, हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज, सौभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? ए ऑप्शन 8 किलोमीटर, बी ऑप्शन 12 किलोमीटर, सी ऑप्शन 16 किलोमीटर और डी ऑप्शन 18 किलोमीटर।
इस क्वेश्चन का राइट अपने यहां क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या देंगे, तीसरा ऑप्शन राइट करेंगे कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है, सौर मंडल होता है, उसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। जो वायुमंडल है उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ने के लिए 4 भागों में बांटते हैं। धरती के पास जो होता है उसको सौर मंडल बोलते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद हम समताप मंडल, और उसके बाद मध्य मंडल, और ऊपर वाला होता है उसको बाह्य मंडल, आयन मंडल, या फिर उसके अलावा अपने ताप मंडल भी बोल दिया जाता है। ये जो धरती के बिल्कुल पास में होता है ये सौर मंडल होता है, और सौर मंडल वहां तक माना जाता है जहां मौसम संबंधी बदलाव होते रहते हैं। और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो मौसम संबंधी बदलाव होते हैं वो बादल बनना होता है। तो जहां तक बादल बनते हैं, जहां तक मौसम संबंधी बदलाव है, वही सौर मंडल है। और सौर मंडल की जो ऊंचाई है वो धरती पर अलग अलग देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा के आसपास इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के आसपास ऊंचाई कितनी होती है, 16 किलोमीटर। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान गिरता है। क्यों गिरता है तापमान, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लग जाती हैं। जब तापमान गिरता है तो वायु दाब बढ़ता है। तो वायु दाब बढ़ेगा तो यहां पर जो गैसें 16 किलोमीटर में फैली हुई थी वो ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो उस गैस से जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी, सघनता बढ़ जाएगी। तो जो गैसें भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तक फैली हुई है वो ध्रुवों में सिर्फ 8 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। ध्रुवों पर, यानी ध्रुवों पर जो मौसम संबंधी बदलाव है वो अधिकतम 8 किलोमीटर ऊंचाई तक होते हैं, और जो भूमध्य रेखा है वहां पर वो 16 किलोमीटर ऊंचाई तक बदलाव देखने को मिल जाते हैं। तो सौर मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर होती है। अब अगर अपने इसकी एवरेज देखें, तो एवरेज कितनी हाइट होती है सौर मंडल की, 12। अगर आपसे पूछ लेते सौर मंडल की औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई तो हम कितनी बोलते, 12 किलोमीटर। लेकिन अब सीधा पूछा है सौर मंडल की ऊंचाई, तो हम जहां रहते हैं वहां की ऊंचाई बताएंगे, और हम भूमध्य रेखा के पास में रहने वाले लोग हैं, हमारे यहां सौर मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर है। कई किताबों में 12 दी होती है, तो वो 12 औसत ऊंचाई होती है, और अपने यहां सौर मंडल की ऊंचाई है वो कितनी मानी जाती है, 16। सीधा पूछ ले आपसे तो आप 16 किलोमीटर ही बताएंगे। सीधा पूछ ले तो कितना बताएंगे, 16, और औसत पूछ ले तो आप औसत ऊंचाई कितनी बताओगे, 12 किलोमीटर बताओगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट है ये, और ज्यादा मैं डिटेल बता नहीं सकता यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, नहीं तो आपको पूरा क्लियर हो जाता। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। हम जहां रहते हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले लोग हैं, और हमारे यहां ऊंचाई 16 किलोमीटर ही होती है। अगर आपसे पूछ लेते औसत सौर मंडल की ऊंचाई कितनी है, तब आप 12 बताते, और ध्रुवों पे पूछ लेते तो आप कितनी बताते, 8 किलोमीटर ही बताते। ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये जो वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इज 78.08%, बी ऑप्शन 20.95%, तीसरा ऑप्शन है वो 0.93%, और चौथा ऑप्शन है वो 0.033%। तो नाइट्रोजन की मात्रा तो आप अच्छी तरह जानते हो, वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 78.08%, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट है। यहां पे दो चीजें मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। पहले तो ये जो मात्रा है ये नाइट्रोजन की है, ये जो मात्रा है ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है, 20.95। ये जो मात्रा है ये ऑर्गन की है वायुमंडल में। तीसरी जो महत्वपूर्ण तीसरी जो गैस है वो 0.93% है, और चौथी जो सांद्रता में गैस आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा 0.033% होती है ना, 0.033% होता है। अब जिनकी मात्राएं कम होती है उनको प्रतिशत में पूछने की बजाय कई बार पीपीएम में भी पूछ लिया जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा पीपीएम पूछ लिया जाता है। अगर आप प्रतिशत को पीपीएम में बदलना चाहते हैं तो बस एक काम करिए, आप क्या काम करोगे, प्रतिशत को कितने से मल्टीप्लाई, कितने से गुणा कर दोगे, आप 10,000 से गुणा कर दोगे तो वो किस में बदल जाएगा, पीपीएम में बदल जाएगा। प्रतिशत को अगर 10,000 से गुणा कर दिया, अब जैसे मान लो वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.033% है, ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है।
इसको पीपीएम में बदलना है तो कितने से गुना कर दोगे आप? 10,000 से गुना कर दोगे। तो 10,000 से गुना करने पर पीपीएम में सांद्रता कितनी आ जाएगी? 330 पीपीएम आ जाएगी। तो प्रतिशत को पीपीएम में भी याद रखना होता है, तो पीपीएम में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आना चाहिए, और ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं मैचिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो मैचिंग से है। यहां पर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, पौधों में पुष्पन के लिए जितने लंबे प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश बोले तो दिन, यानी जितने लंबे दिन की अवधि की आवश्यकता है, जितनी दिन की अवधि की आवश्यकता होती है पुष्पन के लिए, उसे दीप्तकालिता बोलते हैं और इंग्लिश में फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। तो एक तरफ तो क्या दिया हुआ है? दीप्तकालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण दिया हुआ है, और दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सा किसका उदाहरण है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 100 डे प्लांट। 100 डे प्लांट को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु दिवस पादप बोलते हैं। 100 डे प्लांट को अपने हिंदी में क्या बोलेंगे? लघु दिवस पादप बोलेंगे, लघु दिवस पादप। और इसको शॉर्ट में अपने एसडीपी भी बोल देते हैं। तो आपको यहां पर एसडीपी के एग्जाम्पल बताने हैं, यानी 100 डे प्लांट के एग्जाम्पल। ए ऑप्शन में दिया हुआ गेहूं, चना, सरसों, जौ, मसूर, प्याज, लहसुन, गोभी वर्गीय सब्जियां, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, विलायती पालक। बी जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ टमाटर, मिर्च, बैंगन, चौला, भिंडी, उड़द, कद्दू वर्गीय सब्जियां, मटर और सूरजमुखी, मूंग उड़द भी दिया हुआ है। सी ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, ग्वार, चावल और सेमफली, ज्वार, बाजरा, ग्वार, चावल और सेमफली। और डी ऑप्शन है गन्ना। तो इन चारों समूह में से, चारों ग्रुप में से कौन से पौधे हैं वो 100 डे प्लांट है? तो इनमें से जो 100 डे प्लांट है वो कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, ग्वार, चावल, सेमफली। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है 7 का, वो कौन सा है? सी ऑप्शन राइट है। तो बहुत सारे मैंने यहां पे एग्जांपल मेंशन कर दिए ताकि आपको अच्छे खासे याद रह जाए। नेक्स्ट है मिड डे प्लांट। मिड डे प्लांट यानी मध्यम दिवस पादप। मध्यम दिवस पादप क्या होते हैं ये भी मैं बता दूंगा थोड़ा सा आपको लास्ट में, पहले अपने क्वेश्चन सोल्व करो। मध्यम दिवस पादप, मध्यम दिवस पादप के लिए चारों ही एग्जाम्पल है, तो इनमें से कौन सा राइट है? मध्यम दिवस का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? डी ऑप्शन यानी गन्ना है यहां पर। यानी 8वें का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अगला अपने से पूछा गया है लॉन्ग डे प्लांट। इसको अपने हिंदी में क्या बोल देते हैं? दीर्घ दिवस पादप। दीर्घ दिवस पादप बोल दिया जाता है, शॉर्ट में एलडीपी बोलते हैं। और मिड डे जो प्लांट है, मध्य दिवस पादप है, उसको एमडीपी भी बोलते हैं, ध्यान रखना यहां पे। तो दीर्घ दिवस पादप का कौन सा समूह है? तो दीर्घ दिवस पादप का जो समूह है ये वाला है, यानी गेहूं, चना, सरसों, जौ, मसूर, प्याज, लहसुन, गोभी वर्गीय सब्जियां, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, विलायती पालक आदि। ठीक है, समझ गए। लास्ट बचा है डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल या इसको अपने हिंदी में क्या बोल देते हैं? दिवस निष्प्रभावी बोल देते हैं। दिवस निष्प्रभावी पौधे, दिवस निष्प्रभावी पौधे। तो दिवस निष्प्रभावी या शॉर्ट में अपने डीएनपी भी बोल देते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट भी बोल देते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? यानी 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो दिवस निष्प्रभावी के जो एग्जाम्पल है वो टमाटर, मिर्च, बैंगन, चौला, भिंडी, मूंग, उड़द, कद्दू वर्गीय सब्जियां, मटर और सूरजमुखी है। तो ये यहां पर मैंने आपको चारों की चारों मैचिंग बता दी है। अगर आप इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये जो 7वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी ऑप्शन था। 8वां मिड डे प्लांट का राइट आंसर गन्ना था, डी ऑप्शन। लॉन्ग डे के जो एग्जाम्पल है वो ए वाले ऑप्शन वाले हैं, और डे न्यूट्रल के जो एग्जाम्पल है वो बी वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता सकते अपने। देखो, अगर किसी पौधे को पुष्पन के लिए 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है तो वो 100 डे प्लांट है, यानी लघु दिवस पादप है। अगर उसे 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता है तो वो कौन सा होगा? एलडीपी होगा। जिसको पूरे 12-13 घंटे प्रकाश की नीड होती है, न कम और न ज्यादा, इतना प्रकाश मिलेगा
तभी पुष्पन होगा, तब हम उसको बोल देते हैं मिड डे प्लांट। इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा? गन्ना। और आपको पता हो तो गन्ना में पुष्पन हर जगह नहीं होता, गन्ने के पुष्पन जो होता, गन्ने में जो पुष्पन होता है उसको अपने एरोइंग बोलते हैं। और गन्ने में पुष्पन हर जगह नहीं होता है, सिर्फ तमिलनाडु में, और वो भी पर्टिकुलर कोयम्बतूर में होता है। इसीलिए गन्ने का जो प्रजनन संस्थान है SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बतूर तमिलनाडु में है, क्योंकि बाकी जगह पुष्पन होता ही नहीं है। जब पुष्पन ही नहीं होगा तो पुष्पन के बगैर हम कैसे परागण करवाएंगे, कैसे बीज उत्पन्न करेंगे, कैसे नई किस्में उत्पन्न करेंगे? क्योंकि नई किस्में और नई जातियां उत्पन्न करने के लिए लैंगिक प्रजनन जो होता है, लैंगिक जो जनन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, वो जरूरी होता है, ध्यान रखना। ये तो है प्रकाश की आवश्यकता के हिसाब से। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको चाहे कितने घंटे ही प्रकाश मिले, 5, 10, 15, फिर भी उनमें पुष्पन होगा ही होगा। यानी जिनका पुष्पन प्रकाश के ड्यूरेशन पे, लाइट के ड्यूरेशन पे, प्रकाश के काल पर प्रभावित नहीं होता है, उसको हम कौन सा बोल देते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट। इनको चाहे कितने घंटे ही प्रकाश मिले फिर भी इनमें पुष्पन होगा, तो वो कौन से होते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। अब एक चीज और समझने वाली है, जो खरीफ की फसलें हैं हम उनकी बुआई करते हैं जून जुलाई में। कब करते हैं? जून जुलाई में। और उनमें जो पुष्पन का टाइम होता है वो अगस्त के बाद ही होता है, यानी सितंबर के आसपास ही होता है। और सितंबर में दिन छोटे हो जाते हैं, अगर आपको पता हो तो खरीफ में लगने वाली अधिकांश फसलें होती है वो क्या होती है? शॉर्ट डे प्लांट होती है। खरीफ में लगने वाली अधिकांश फसलें शॉर्ट डे होती है। जैसे शॉर्ट डे के एग्जाम्पल पढ़े थे, ज्वार, बाजरा, ग्वार, चावल, सेमफली, ये खरीफ की फसलें हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है, ठीक है। और इनमें पुष्पन फरवरी के बाद ही देखने को मिलता है, तो फरवरी के बाद दिन लंबे होते जाते हैं। तो रबी में लगने वाली अधिकांश फसलें होती है वो लॉन्ग डे प्लांट होती है। रबी में लगने वाली अधिकांश फसलें हैं वो कौन सी होती है? लॉन्ग डे प्लांट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे यहां देखो लॉन्ग डे के एग्जाम्पल, गेहूं, चना, सरसों, जौ, मसूर, प्याज, लहसुन, गोभी वर्गीय सब्जियां, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, विलायती पालक, ये सारी की सारी रबी सीजन की है। मिड डे का तो केस ही एक के लिए, किसके लिए? गन्ने के लिए। बाकी देखो जो दिवस निष्प्रभावी पौधे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, चमला, भिंडी, मूंग, उड़द, कद्दू वर्गीय सब्जियां, मटर और सूरजमुखी, अगर इन्हें वातावरण का कोई दूसरा कारक ज्यादा प्रभावित नहीं करता हो, जैसे तापमान है ना, तो दूसरे कारक ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं तो इनको आप पूरे साल भी लगा सकते हैं, अगर दूसरा कारक नहीं प्रभावित करता है तो। एक इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे आप देखते हो टमाटर, मिर्च, बैंगन, ये पूरे साल आपको देखने को मिलते हैं, पूरे साल ही देखने को मिलते हैं, तो ये पूरे साल लगाए जा सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या है, अगर आप खरीफ की फसल को रबी में लगाते हो तो उसको वो काल नहीं मिल पाता जितना काल पुष्पन के लिए चाहिए। तो खरीफ की फसलें अगर रबी में लगा दी, लग भी गई, तो पुष्पन नहीं होगा। और रबी में जितना प्रकाश का काल चाहिए वो रबी वाली फसलों को रबी में मिलेगा, वो खरीफ में नहीं मिलेगा। अगर आपने रबी को खरीफ में लगा दिया तो वो प्रकाश का काल मिलेगा नहीं, इसकी वजह से पुष्पन हो नहीं पाएगा। यानी खरीफ वाले तो एसडीपी है, अगर आपने इनको रबी में लगा दिया तो आपको लॉन्ग डे मिलेगा और लॉन्ग डे पर ये पुष्पन नहीं करेंगे। रबी वाले लॉन्ग डे प्लांट है, अगर आपने इनको खरीफ में लगा दिया तो यहां शॉर्ट डे मिलेगा, तो यहां पुष्पन नहीं होगा, तो उत्पादन कैसे होगा? लेकिन डे न्यूट्रल होता है, उनमें प्रकाश के काल का कोई फर्क नहीं पड़ता, रबी में लगाओ, खरीफ में लगाओ, जायद में लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर कोई वातावरण का दूसरा कारक प्रभावित नहीं करता है तो, जैसे हमने यहां पे एक एग्जाम्पल देखा, मटर दिवस निष्प्रभावी है, लेकिन आपने देखा होगा सिर्फ सर्दियों में लगता है। प्रकाश तो कहता है कभी लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अधिक तापमान पे नहीं हो सकता, सिर्फ कम तापमान पे ही हो सकता है, इसलिए सिर्फ इसको सर्दियों में लगाया जाता है। क्योंकि पौधे की वृद्धि में अकेला प्रकाश प्रभावित नहीं करेगा, तापमान भी प्रभावित करेगा, आर्द्रता भी प्रभावित करेगी, वायु की गति, वायु की दिशा है वो भी प्रभावित करती है, तो उन कारक को भी अपने को देखना होता है। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी यहां पर कहानी क्लियर कर दी है, ज्यादा डिटेल में अपने बात कर नहीं सकते हैं। अब देखो एक चीज, 2-3 चीजें और यहां देख लो आप, जैसे मूंग, उड़द, मोठ, ये तीनों दिवस निष्प्रभावी भी है और इनकी बहुत सारी जातियां हैं वो 100 डे के अंदर भी आती है, बहुत सारी किस्में हैं वो 100 डे भी है और बहुत सारी किस्में वो डे न्यूट्रल भी है, तो ये दोनों ही ग्रुप में आते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको एक ध्यान रखनी है, चावल है वो 100 डे प्लांट ही है, खरीफ में लगता है 100 डे प्लांट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन चावल की, धान की, पेड़ी की, पद्मा और जया किस्में डे न्यूट्रल है, यानी दिवस निष्प्रभावी है।
ठीक है, तो ये हो गए अपने यहां पर 10 क्वेश्चन। देखो आज तो मुझे थोड़ा सा कोचिंग के जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे थे उनके बारे में बताना था, लेकिन अपने तो एडवर्टाइजमेंट भी फ्री में नहीं करते, कुछ ना कुछ तो आपको दे के जाएंगे ना। और मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े भी नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, वो क्वेश्चन भी मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं इस टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, 60 करवाऊंगा। 10 मैंने करवा दिए, पीछे जो 50 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाने वाला हूं, और उसके बाद कोई क्वेश्चन है वो आपका इस टॉपिक से आ गया और अपने क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज के बस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलेंगे।